देश का बजट बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी 3.0 का ये आम बजट जो आज आने वाला है, बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले संकेत दिया कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहल का ऐलान हो सकता है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काफिला आप देख रहे हैं वित्त मंत्री का राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब वापस संसद भवन परिसर की ओर आता हुआ। ये कतारबद्ध तरीके से गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनके साथ और मंत्रालय के अन्य आला अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी दी, राष्ट्रपति से बजट पर मुहर लगवाई, एक तरीके से उनका अप्रूवल लिया और अब वापस लौटती हुई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया, दही चीनी उनको खिलाई। ये परंपरा की शुरुआत हुई है जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट वाले दिन मुलाकात होती है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री का दही चीनी से मुंह मीठा कराना नहीं भूलती। तो एक बार फिर से वो परंपरा निभाई गई है और अब वित्त मंत्री का काफिला संसद भवन परिसर की ओर निकल चुका है। कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी जब वित्त मंत्री संसद भवन परिसर में, ये देखिए, दाखिल होते हुए संसद भवन परिसर में गाड़ियों का काफिला। और वो जो बजट की प्रतियां थी, जो बजट की कॉपियां थी, वो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी तस्वीर। वो ट्रक के जरिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुकी हैं, काले सीलबंद कपड़े में लिपटी हुई। और उसके बाद अब 11 बजे का समय है जब वित्त मंत्री सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो बजट सदन में रखेंगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट जो है वो बजट पर मुहर लगाएगी। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। मीडिया वाले चाह रहे हैं कि कुछ हिंट मिल जाए। देखिए, बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि अब तो 1 घंटे से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। साथ में उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं और एक बार फिर अपनी टीम के साथ वो फोटो ऑप करते हुए यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें तुहिन कांत पांडे नजर आ रहे हैं, अजय सेठ नजर आ रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नजर आ रहे हैं और अन्य आला अधिकारी वित्त मंत्रालय के। संसद भवन परिसर पहुंचने के बाद संसद भवन की सीढ़ियों पर ये वो तस्वीर और खासतौर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो लाल, जो उनके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ टैब है जिसमें देश का आम बजट है, वो फोटोग्राफर्स को दिखाना नहीं मिस करती हैं। उसको वो हाईलाइट करती हैं बार बार ऊपर की तरफ उठाकर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मेघा के पास लेकर चलेंगे आपको। मेघा, बस अब यहाँ से कैबिनेट का अप्रूवल और फिर 11 बजे देश का बजट। बिल्कुल, अभी अब कैबिनेट की मीटिंग होगी और अगले आधे घंटे में मुझे लगता है ये सब कैबिनेट की अप्रूवल भी हो जाएगी और उसके बाद वित्त मंत्री को आप लोकसभा के अंदर जाते हुए देखेंगे। पहली बात। दूसरी, जब प्रधानमंत्री कल ये कह रहे थे, रुमाना, ये सब मध्यम वर्ग की बात हम कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, फार्मर्स की बात कर रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री बजट सत्र के शुरुआत पर जो अपना कस्टमरी बाइट देते हैं मीडिया से, जब वो कह रहे थे, महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवी का आशीर्वाद रहे, देवी का आशीर्वाद मध्यम वर्ग और गरीबों पे रहे। तो मैं रुमाना ये कहूँगी कि देवी का काम तो आज के दिन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ही करेंगे। देवी का नाम लेके काम वही करना है और जब वो खुद ही स्वयं ही बता रहे हैं कि किस दिशा में वो सोच रहे हैं, इसलिए आज ये डिस्कस करना कि मध्यम वर्ग, गरीबों के लिए क्या होने वाला है और क्या शायद यही फोकस रहने वाला है आज का बजट का, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, यही स्तुति मां लक्ष्मी की करके कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी तो मीडिया के सामने अपने संबोधन की शुरुआत की थी और ये कहा था कि वो कामना करते हैं खासतौर से गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तभी से ये कयास लगने लगे कि इस बार गुड न्यूज आने वाली है, खासतौर से मिडिल क्लास को जिसका लंबे वक्त से इंतजार। और आइए जल्दी से दिखाते हैं। मौजूद है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और निर्मला सीतारमण की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बजट का अनुमोदन करवा लिया है राष्ट्रपति से और अब बजट और यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई है। मैम, जनता को बहुत सारी उम्मीदें, तो फिलहाल अभी कुछ बोलना नहीं है क्योंकि बोलना इस वक्त सदन में है, लेकिन निश्चित तौर पर वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में यहाँ पर है बजट की वो प्रति जिसका राष्ट्रपति से अनुमोदन हो गया है और अब जो है इस बजट को कैबिनेट की मंजूरी दिलवाई जाएगी और उसके बाद में इस बजट को लोकसभा में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर में जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और उनके हाथ में देखने को मिल रही है वही बजट की कॉपी जिसको लेकर के वो नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्रालय से निकली, राष्ट्रपति से अनुमोदन करवाया और अब कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रही हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो कुणाल, महत्वपूर्ण रहने वाला ये वाला बजट खासतौर से 2047 विकसित भारत के लिए, क्योंकि इसी बजट को नई ऊर्जा देनी है, इसी बजट को एक मजबूत बुनियाद भी रखनी है। कुणाल, बिल्कुल, आई थिंक कहीं ना कहीं जो कल इकोनॉमिक सर्वे में आया कि 10% का नॉमिनल ग्रोथ इंडिया को चाहिए ही चाहिए और जहां पे हम आज 6-6.5 पे खड़े हैं प्लस इन्फ्लेशन अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कम से कम 10-20 साल इसी ग्रोथ पे पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज 2047 का जो नंबर है उसमें कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं बैठ रहा है कि क्या हम वहां पे कभी भी विकसित देश तक पहुंच पाएंगे 2047 तक या 2060 तक। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये जो मिडिल क्लास बजट दिया है अभी भी ऐसा ही होगा। जी जी, अपनी बात रखिए, वो प्रतिक्रिया आ रही है। बार बार फोकस आ रहा है, मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में एक बहुत बढ़िया काम करा मैं जरा सा आपको रोकती हूँ, सुनाते हैं जरा क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। अभी तो वैसे केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि बजट में क्या रहने वाला है। हाँ, सब मंत्रालयों की तरफ से अपनी अपनी जो जरूरतें हैं वो जरूर बताई जाती हैं, अपनी तरफ से जो डिमांड है वो जरूर रखी जाती है, लेकिन आखिरकार वो डिमांड कितनी पूरी होगी, उम्मीदों का ये बजट कितना सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका इंतजार है। जल्दी से यामिनी जी का जरा रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं जो बात कल इकोनॉमिक सर्वे में कही गई कि 2047 विकसित भारत अगर बनना है तो फिर एक नहीं बल्कि 2 दशक तक वो 8% के आसपास जीडीपी की रफ्तार चाहिए। तो ऐसे में तो फिर ये कहा जाएगा कि क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि आप इस वित्त वर्ष में देख लीजिए वो 6.4 और अगले वित्त वर्ष के लिए जो अनुमान जताया गया है वो 6.3 से लेकर 6.8% तक ही जीडीपी की रफ्तार रहने का अनुमान जताया गया है। यामिनी जी, जी आप ठीक कह रहे हैं, जो ग्रोथ रेट चाहिए वो कहीं ज़्यादा चाहिए और जो अनुमानित ग्रोथ रेट है वो कहीं जो है कम है उसके मुकाबले। पर क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उन रिफॉर्म्स के माध्यम से उसको लीवरेज कर सकें और जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फ़ायदा है वो देश को मिले और जो डीरेगुलेशन कर रहे हैं जिसे खास तौर पे हम कहते हैं। जरा सा आपको रोकिए, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है, हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह। तो वो जो बीते कल सोनिया गांधी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर लेडी वाली बात कह दी गई थी, उसी को लेकर यहां पर बीजेपी घेराबंदी सोनिया गांधी की करते हुए कि माफी सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सोनिया गांधी ने अपमान किया। वापस लौटते हैं, आज दिन बजट का है, उम्मीदों का ये बजट आने में अब कुछ मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है, 10:08 का भी समय हो रहा है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने राष्ट्रपति से अनुमोदन बजट का करा लिया है। अब कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस बजट पर मोहर लगेगी और फिर 11 बजे वित्त मंत्री बजट देश के सामने रखेंगी। यामिनी जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर राहुल आपके पास आ रही हूँ। जी, ज़्यादातर कोशिश की गई है कि ओपन मार्केट स्ट्रक्चर किया जाए और ओपन मार्केट्स के माध्यम से जितनी ग्रोथ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है या उसके माध्यम से इंक्रीज़ हो ओवरऑल जीडीपी में, और जो ख़ास तौर पे मध्यवर्गीय है या गरीब लोग हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचे और उनके पास कंजम्पशन उनके माध्यम से बढ़े। ठीक है राहुल, खपत बढ़ाना यहाँ पर इस पर बहुत जोर रहने वाला है। अब वो किस रूप में बढ़ाई जाए, किस तरीके से आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाया जाए, इसी का कहीं ना कहीं कोई जुगत लगानी होगी वित्त मंत्री को। राहुल जी, खपत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपकी आमदनी बढ़े और आमदनी बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाना पड़ता है,
रोज़गार बढ़ाने का सबसे सशक्त तरीका हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हाल में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी थी कि फैक्ट्री कार्यकर्ताओं को फैक्ट्री के पास किराए पे रहने की जगह मिले, और इसके लिए स्कीम हमें उम्मीद है कि इस बजट में स्कीम अनाउंस होगी कि वर्कर हाउसिंग जो है वो बड़े तौर पे आगे ली जाए, और यही हमें उम्मीद है कि इस बजट में इसका कोई अनाउंसमेंट होगा। बजट में अनाउंस हुई थी, जो जुलाई का हुआ था, उसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल अनाउंस हुए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। पिछले बारी के जुलाई 2024 के बजट में 3 स्कीमें अनाउंस करी गई थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। पहला था 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी न्यू एम्प्लॉयर्स को, दूसरा था कि पीएफ में 2 साल तक का बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा था जो नया वर्ग आ रहा है, जो नया बच्चा आ रहा है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, लगभग 70 लाख बंदों को बेनिफिट मिलेंगे डीबीटी के। वो बेनिफिट कहीं ना कहीं वही मिडिल क्लास है, वही पहला मिडिल क्लास की तरफ बढ़ने वाला कदम है। जो पढ़ा लिखा वर्ग घुस रहा है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर, उसको जो रियायत देनी थी वो अभी तक मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन वही जो बात आप कह रहे हैं कि वो पहुंच ही नहीं रही है ना रियायतें। महेश्वरी सर, उनका ऐलान होता है और इसके लिए कहीं ना कहीं फिर, अब मुझे पता नहीं मुझे कटघरा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन कटघरे में यहाँ पर खड़ा हुआ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और वो जो उद्योग जगत है, वो नजर आता है कि साहब जितनी सहूलियतें उनको सरकार की तरफ से दी गई, वो कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जिस तरीके की राहत दी गई, और सरकार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए लगातार अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को क्या हो गया है, वो क्यों दिल खोल के खर्च नहीं कर पा रहा है? देखिए, इसमें 3 अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट भी देने को तैयार है, प्राइवेट इनिशिएटिव भी लेने को तैयार है, बट एब्जॉर्प्शन नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके हाथ में नहीं है। अगर आज सपोज फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर मैं चाहता हूँ मैं 2 नए प्लांट लगा दूँ तो क्या मेरी कंजम्पशन होगी? बिकॉज वर्ल्ड ओवर ईवी में जा रहा है, तो मुझे मार्केट का सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए चलते हुए चाहते हुए भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा, जहां आज हम जैसे इन्होंने कहा रोजगार मिल सकता है, वो है रियल्टी सेक्टर। और रियल एस्टेट में टोटल टैक्सेशन में जो एनोमलीज हैं, आप उसमें देखिए जीएसटी किस ढंग से लग रहा है। आप मकान खरीद रहे हैं, अभी मकान बना भी नहीं है, उसमें जीएसटी दे रहे हैं। रजिस्ट्री करा रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं। जब आप बिक रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं कि हम रेंट पे लो अफोर्डेबल एक्साइज देंगे, लो अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, लेकिन कहाँ दे पा रहे हैं? तो मुझे लगता है रियल एस्टेट जो है इस पूरे सेक्टर को एज ए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, आप देखें कंस्ट्रक्शन में ही सबसे ज़्यादा लेबर लगती है, कंस्ट्रक्शन में ही हमें लेबर इंटेंसिव यूनिट है। अगर हमें कोई काम करना है तो मुझे लगता है ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरह केंद्रित करेगा, उसको समझेगा और उसके एनोमलीज को दूर करेगा, जब भी हमारा इसमें हो सकता है। एआई की हम बात करें, एआई में टोटल आप देखें पिछले 10 दिन में निविदिया जो बड़े अच्छे सेक्टर हैं, जस्ट एक डीप सेक आया और उसने 10 से 12% तक शेयर मार्केट कर दिया। एक सिंगल डे में 1 ट्रिलियन मार्केट कैप खत्म हो गया। तो उसके चलते हुए अगर मैं एक छोटा सा उद्यमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एआई में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं उनको एक प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सरकार को एक स्कीम लानी पड़ेगी कि लाइक स्टार्टअप, आज 99% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे जागरूक करें? हमें उनको कहीं ना कहीं एक रिफंडेबल स्कीम देनी पड़ेगी, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है थर्ड जो हमारी एम्प्लॉयमेंट तो और सर मतलब एक बैलेंस की जरूरत है फिर तो, मतलब क्योंकि वो डीरेगुलेशन की बात कही गई है और साथ ही साथ फिर वो आप जिन इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं और जिस तरीके की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर तो उसमें बहुत संतुलन की जरूरत है महेश्वरी जी। एग्जैक्टली जब तक हम ये नहीं करेंगे तो जो थ्रस्ट चाहिए, जब भी एक इनर्शिया है, एक इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमें हाई रेट पे बीएम की जरूरत है। एक इनर्शिया को तोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल की जरूरत है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास आज इंजन स्टार्ट है, इंजन फ्यूल है, इंजन जो है फायरिंग कर रहा है, हमारा एक्सीलेटर भी है, लेकिन एक्सीलेटर से एक लिमिटेड ही गाड़ी चल सकती है। उसके लिए हमें गियर शिफ्टिंग करेंगे, फर्स्ट से 4 गियर पे आएंगे तो ही 100 की स्पीड आएगी। मैं मियर एक्सीलेटर दबाऊंगा तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो मुझे यहाँ एग्जैक्टली, और मुझे यहाँ पर एक जिसको चाहिए एक जर्क इकोनॉमी में एक जर्क रिएक्शन की जरूरत है। हमें आउट ऑफ बॉक्स सेटलमेंट चाहिए, एक थ्रस्ट चाहिए। बिना उसके हम जो नेक्स्ट लेवल है उस पर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं, अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री को जो कि आज सबसे लोएस्ट विकसित भारत में है, उसकी जिसकी लास्ट टाइम की जीडीपी रेट 0.6 थी, अगर मैं मान के चलता हूँ नेक्स्ट 2047 तक सबसे जो लोएस्ट विकसित देश है उसकी जस्ट ग्रोथ 0.6 रहती है और हमारी प्रेजेंट ग्रोथ 6% भी रहती है, तो मेरी जो पर कैपिटा इनकम है और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 2047 में भी उसकी 50% को भी टच नहीं कर पा रही है।
तो हम कैसे वहां पे बात सोच सकते हैं? बड़ी बात हम आप कह हिंदू रहे हैं, रेट सर। पे जो 6% और 5% की बात कर रहे हैं, हाँ। उससे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है सर, उसी को तो पार पाना है और उसी के लिए तो कोई रास्ता निकालना है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही संसद भवन परिसर पे पहुंचे हैं आज, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है, आज बजट का दिन है, वो सुना देते हैं जरा। सर प्रणाम। बजट को लेकर के सर क्या देश होगा सर, कितनी उम्मीद है मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा? सभी चलिए, तो बैलेंस सी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर चले गए कि समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलने वाला है और कोशिश कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए यही होगी। लेकिन फोकस क्या फिर भी इस बार खास तौर से मिडिल क्लास रहने वाला है, इसी को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जल्दी से केडिया सर का रुख करूंगी। अभी महेश्वरी साहब ने जीएसटी का भी जिक्र यहाँ पर कर दिया ना, तो वो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन को लेकर, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक विजन यहाँ पर रखना चाहिए। उस दिशा में कोई कदम आपको लगता है उठाएगी सरकार? देखिए, जीएसटी 2017 में आया था, जुलाई 2017 से आया। हाँ, उसमें 1 लाख करोड़ मंथली टारगेट था कि हमारा कलेक्शंस होएगा, और आज के दिन जीएसटी में एवरेज जो है 1,70,000 करोड़ पर मंथ के हिसाब से, मतलब पूरे ईयरली जो है 20 लाख करोड़ से जो है हमारा ज़्यादा का टारगेट अचीव हो गया है। तो जीएसटी में सरकार के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, और उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शंस सरकार का हो गया है। तो जीएसटी में चूंकि जीएसटी काउंसिल को डिसीजन लेना होता है, जीएसटी में जो भी चेंजेस होते हैं, तो इस बजट में तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि जीएसटी में कुछ आएगा। इस बजट में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, उसमें वो लोग चेंज करते रहते हैं। उस दिशा दिखाने का काम ये बजट कर सकता है। लेकिन बिल्कुल एब्सोल्युटली, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जीएसटी को नॉर्मलाइज करने की। जैसे अगेन जो वापस फोकस आते हैं, अगर बजट का फोकस मिडिल क्लास के ऊपर है, तो जीएसटी कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है? हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बात हुई है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट को रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर हमारे देश में हमारा जो ओवरऑल इंश्योरेंस परसेंटेज है वो लगभग 4% के आसपास है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, देश का बजट आने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं, और साथ ही आपको बता दें तमाम अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके संसद भवन परिसर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अमित शाह भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से सीधे संसद भवन परिसर अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं। देश के बजट का दिन है, आने को है देश का बजट, जिसको लेकर एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। सरल अंदाज में बजट की हर बारीकी आप तक पहुंचाएंगे, सरल भाषा में देश का बजट आपको दिखाएंगे। फिलहाल इसी से जुड़ी बड़ी खबर के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अखिलेश के पास। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, हर किसी को बेसब्री के साथ इस बजट का इंतजार है। कुछ ही देर में बजट पेश कर दिया जाएगा। उससे पहले एक बड़ा अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं कि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है बजट को। तो अभी की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट यहां से हम आप तक पहुंचा दें कि ग्रीन सिग्नल कैबिनेट की तरफ से बजट को, और अब से बस लगभग आधे घंटे का और इंतजार। ये बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट में होगा क्या, हर किसी को इसका इंतजार है। ये उम्मीदों वाला बजट तो है, लेकिन आर्थिक तौर पर कई चुनौतियां भी हैं। क्या उनको भी साधने का प्रयास इस बजट के जरिए किया जाएगा? बजट में होगा क्या, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा रोमाना। बिल्कुल, तो इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार इस बजट में होगा क्या, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को इस बजट से आस है, किसान खेत खलिहान को इस बजट के जरिए कल्याण हो, इसी बात को लेकर उम्मीद है। और रोजगार की बहार ये बजट लेकर आए, महिलाओं को किचन चलाने में आसानी हो, इसका भी इंतजाम कुछ इस बजट के जरिए हो पाए। हर वर्ग को इस वक्त बजट से है बड़ी उम्मीद। और आइए जरा जल्दी से क्विक रिएक्शन का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दिबांग का मैं रुख करने जा रही हूं। दिबांग, आपको क्या लग रहा है खासतौर से इस बजट में क्या किया जाना चाहिए ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले, सबके लिए गुड न्यूज आए? क्या किया जाना चाहिए तो बहुत बड़ा सवाल है। वो तो वित्त मंत्री तय करेंगी, प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल से बात करने के बाद। पर मुझे लगता है कि जो हो सकता है वो मिडिल क्लास को ज़रूर हो सकता है। होता है या नहीं होता है देखना है कि शिक्षा पे कितना खर्च होता है। 6% GDP की जो बात है उसके कहाँ तक पास पहुँचते हैं इन लोग। स्वास्थ्य पर कितना खर्च होता है, पिछली बार स्वास्थ्य पे जो खर्च हुआ था वो कम किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण जो वर्ग है जिस पर मेरी लगातार निगाह रहती है, अगर आप देखें मंत्री हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दिसंबर में ही कहा था कि
एक किसान परिवार की औसत आमदनी जो है वो करीब 10,000 रुपये है, 91,000 रुपये का कर्ज़ है उस परिवार पर। क्या हम किसानों के बारे में, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, भोजन जिससे सबको मिलता है, क्या हम उनके लिए कुछ करने वाले हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो बड़ी खबर और चुनाव के नज़र से भी दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ज़्यादा ध्यान देंगी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास पर, और प्रधानमंत्री का भी इशारा है, राष्ट्रपति ने स्वयं इस पर कहा, तो लगातार इशारे इस पर हैं और यही एक बड़ी खबर निकल कर आएगी आज। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के लिए खासतौर पर बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी उन्होंने बांधी हुई है। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर, और इसी को लेकर सियासी बयान आने लगे हैं। अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है निर्मला सीतारमण की साड़ी को लेकर। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी बांधी है, इसी को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सियासी आर-पार भी देखने के लिए मिल रहा है। वित्त मंत्री की वेशभूषा को लेकर ये जो सियासी बयानबाजी हो रही है, इस पर जरा आपको एक बयान सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से, कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग किया हुआ साड़ी पहनी है आज बजट पेश करने के लिए। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था, उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था। और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला के तरफ से। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, जेडीयू के सांसद हैं और खुशी का इजहार करते हुए जिस तरीके से बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग और उसी की बनी ये साड़ी जो है उन्होंने बांधी है। वित्त मंत्री की साड़ी का बिहार कनेक्शन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसे में बजट पर वित्त मंत्री ने ये जो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी है, जिससे बिहार कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। साड़ी के जरिए मधुबनी पेंटिंग को सम्मान, ये साफ तौर पर संदेश। मधुबनी पेंटिंग की कलाकार हैं दुलारी देवी, पद्मश्री से सम्मानित हैं दुलारी देवी, और उन्हीं की तरफ से ये साड़ी जो है वो भेंट स्वरूप वित्त मंत्री को दी गई थी। तो ये सीधे सीधे वित्त मंत्री की साड़ी का बिहार कनेक्शन है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी बांधकर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज का बजट पेश करेंगी, तो बिहार के लिए क्या कुछ खास इस वित्त मंत्री के बजट वाले पिटारे से निकलेगा, इसको लेकर भी हमारी नजर है। हालांकि नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जुलाई में जो मोदी सरकार का बजट आया था, उसमें खासतौर से विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश और बिहार, खासतौर से दोनों राज्यों पर बड़ा फोकस सरकार का रहा था। दिबांग को जोड़ना चाह रहे हैं जी। क्योंकि दुलारी देवी की बात हुई तो बता दूं कि दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग करती हैं, लेबरर थी, एक वर्कर के तरह काम करती थी। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम किया, यानी घर में खाना बनाना, बर्तन साफ करना करती थी। और जिनके घर में ये काम करती थी वो खुद बहुत बड़ी मधुबनी पेंटर थी और उनकी पेंटिंग देख देख के वो ऐसे ही ज़मीन पर बना दिया करती थी लाइनें उसी पेंटिंग की। तो एक बार जब वो जो जिनके घर काम करती थी उन्होंने देखा ये कौन बनाया, तो उनका ये मैंने बनाया। तब उन्होंने पहली बार उनको दी। मैं इनको मिला था पिछले दिनों पटना में दुलारी देवी को, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई किस तरह से वो सीखी, बढ़ी। और सुबोध गुप्ता जो बिहार के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली नोन है, उनकी एग्जीबिशन की जो ओपनिंग थी वो इन्होंने दुलारी देवी ने की थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने ये पेंटिंग करना सीखा और कैसे उनको पद्मश्री मिली, कैसे उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मुकाम पर पहुंचेगी। देखिए कितना दिलचस्प बैकग्राउंड आपने बताया। और ये जो साड़ी है जो वित्त मंत्री ने बांधी हुई है, दुलारी देवी ने ही उनको भेंट स्वरूप दी थी। और एक तरीके से ये बिहार के सम्मान के प्रतीक के तौर पर आज देश की वित्त मंत्री जब देश का बजट पेश कर रही हैं, तो फिर बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में वित्त मंत्री नजर आ रही हैं। और क्योंकि इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव, इसलिए राजनीतिक कनेक्शन तो अब तलाशा ही जाएगा। हालांकि जुलाई में जो बजट आया था उसमें खासतौर से विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश
प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के लिए दिया गया था और तब ये कहा गया था कि साहब क्योंकि ये गठबंधन की मजबूरियां हैं इसीलिए मोदी सरकार ने इन दोनों राज्यों पर फोकस किया है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया था कि सरकार जो है वो जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के लिए कुछ ना कुछ अपने पिटारे से बजट में लेकर आती है। अब इस बार तो चुनावी साल है और फिलहाल बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली वेशभूषा में ही यहां पर वित्त मंत्री नजर आ रही हैं, तो क्या बिहार पर खास कुछ नजरे इनायत वित्त मंत्री की रहेगी इस बजट में, ये देखना दिलचस्प होगा। मेघा, अब मधुबनी पेंटिंग के ऊपर तो विश्लेषण बहुत हो गई है और अच्छा ये इन्फॉर्मेशन देखिए संजय झा का भी बयान आ गया तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा प्री डिसाइडेड होगा। सुबह में हम उतनी साड़ी के बारे में हमें जानकारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब संजय झा ने ये बयान दे दिया और ये क्लियर किया कि दुलारी देवी ने इनको गिफ्ट किया था ये साड़ी और ये उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि पहना जाए इस साड़ी को, तो आज के दिन, आज जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वित्त मंत्री के लिए, आज के दिन उन्होंने ये साड़ी पहनी है। तो ठीक है, ये तो कनेक्शन जो ड्रॉ किया जा रहा है बिहार के इलेक्शन 9 महीने बाद हैं बिहार के इलेक्शन रोमाना, लेकिन ठीक है कनेक्शन अगर ड्रॉ किया जा रहा है, मुझे ये नहीं लगता है कि ये सोचना या समझना सही होगा कि आज बिहार के लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी। ये पहनना एक बात है, अनाउंसमेंट एक दूसरी बात है। जल्दी से मैं 2 नई बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। पहला ये है और ये हमारे टेक सेक्टर के लिए, जो IT सेक्टर है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है रोमाना कि शायद आज जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितनी जॉब, जितनी नौकरियां आहत हुई है, शायद उस बारे में वित्त मंत्री आज अपने बजट के भाषण में कुछ कहें, क्योंकि पिछले इकोनॉमिक सर्वे में, जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें बहुत एक्सटेंसिव तरीके से ये स्पेस दी गई थी AI को कि AI से क्या इम्पैक्ट हुआ है जॉब मार्केट पर। लेकिन पिछले साल का जो फुल बजट आया था जुलाई में, उसमें वित्त मंत्री ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार शायद ये बात हो। ऑल्सो मैं आपको भी याद दिलाऊं कि इंडिया ने अपना AI मिशन पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया है। बहुत बड़े बजट के साथ AI मिशन शुरू हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि ChatGPT के ही तर्ज पर इंडिया अपना एक इंडिजिनस चैटबॉट बनाएगा। अगले 6-8 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, तो शायद उसके बारे में अगर कुछ बातचीत होती है, पहली बात। दूसरी, जल्दी से आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर के लिए पिछले साल, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया था। इस बार हमें बताया जा रहा था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, उसके तहत जो वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, जो लड़कियों के लिए बनाया गया है, 9 से 14 साल की लड़कियां जिनको सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन देने की बात की जा रही थी, शायद उसको ऑफिशियली आज रोल आउट कर दिया जाए। सो ये 2 बात देखने की होगी जो अलग है। जिस बात का जिक्र कर रही हैं, यामिनी जी के पास में लेकर चलती हूँ, इसी बात को वो आगे बढ़ाएंगी और साथ ही साथ वो इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, जो आर्थिक रोड मैप रहा है वो इसी पर आधारित रहा है और उसी दिशा में ये और आगे बढ़ेगा। जी देखिए, AI पे या इनोवेशन पे या बहुत सारी चीज़ों पे काफ़ी हद तक फोकस रहा है जी। पर अगर हम संसार भर में देखें तो जो AI का डेवलपमेंट रहता है वो एक निजी क्षेत्र पे रहता है और वहीं पे मोटिवेशन रहती है उसको इंक्रीज़ करने की। यहाँ पे जैसे अभी मिस्टर ट्रंप ने बोला है कि वो स्टारगेट लाएंगे और AI का जो है बढ़ावा देंगे, वैसे ही भारत में भी AI को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। डीप सीक की भी बात की जा रही है, पर जैसे डीप सीक है वो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के माध्यम से आया है। इसी तरीके से जो निजी क्षेत्र हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाकी सेंटर्स हैं, उनके अंदर ये इनोवेशंस काफ़ी हद तक रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी हद तक फोकस रहा है। इसरो और DRDO बाकी सब ने भी काफ़ी हद तक रिसर्च की है और इंडिजिनियसली काफ़ी चीज़ों पे प्रोडक्शन की है जी। सरकारी माध्यम से कम सोर्स रहता है, अगर वो सिर्फ डिफेंस में हो या कुछ PSU यूनिट्स के माध्यम से हो या और माध्यम से हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। निजी क्षेत्र में क्योंकि कमर्शियल इंसेंटिव रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि इंसेंटिवाइजेशन रहता है AI को डेवलप करने का। ठीक है, मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। बजट को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से टैक्स आतंकवाद चल रहा है, कब रुकेगा? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस बजट को लेकर, बजट से पहले कांग्रेस की तरफ से ये सवाल। बजट का एक इंटेंट होता है, दूसरा कंटेंट होता है। इंटेंट और कंटेंट तय करता है एक्सटेंट क्या होता है। तो अभी हमारे तो कोई अपेक्षाएं तो है नहीं ज़्यादा,
क्योंकि जो कदम उठाने हैं, जो अर्थव्यवस्था की दुर्दशा जो आप देख रहे हैं और जो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन की ज़रूरत है, मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ इस बजट में ऐसे बड़े धमाके कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाता हुआ बजट आने से पहले ही विपक्ष की तरफ से ये प्रतिक्रिया बजट को लेकर देने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैं जल्दी से जरा राहुल के पास चलती हूँ दर्शकों को लेकर। राहुल, अब तो बस वो घड़ी आने ही वाली है, 11 बजने वाले हैं, 16 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। क्या लग रहा है आपको, फोकस कहाँ? देखिए, यामिनी जी ने बहुत सही बोला कि निजी निवेश बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और निजी निवेश ही ऐसा निवेश होता है जो रिजल्ट्स देता है, और इसलिए बजट का फोकस होना चाहिए निजी निवेश बढ़ाना। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। माने कि अगर टैक्स कम करें, अगर हम मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करें तो हम अपने खर्चे को भी थोड़ा कम करें। निजी निवेश के लिए टैक्स कम और मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें, है ना? दोनों एक ही तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो खर्चा भी कम करना पड़ेगा, राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। एक तरीका जो डीरेगुलेशन अनाउंस हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको करने के लिए। और एक और तरीका है कि वर्कर डॉर्मेटरीज स्थापित की जाए जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। ठीक है, 3-4 चीज़ों पे मेरे ख्याल से फोकस रहना चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है। जल्दी से इस वक्त जानकारी मैं दे दूं कि वो जो मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बजट पर मुहर लगा दी गई है और अब मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। संसद भवन परिसर में ही ये बैठक चल रही थी। बैठक से बाहर निकल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सदन का रुख किया जाएगा। कुछ ही देर में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सदन के पटल पर बजट रखेंगी। 15 मिनट का इंतजार बाकी है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद देश का बजट जिसका इंतजार किया जा रहा है। जल्दी से एक बार फिर खास पैमानों को रुख करते हैं। महेश्वरी सर, वो जो यहाँ पर निजी निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो निजी निवेश, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए सरकार के पास अब रास्ता क्या है? जितना पुश, जितना थ्रस्ट, जितना सहयोग सरकार की तरफ से दिया जा सकता था वो देने का काम तो कर ही रही है सरकार। सरकार ने जो PLI स्कीम दी है उसको हम एनलार्ज कर सकते हैं। उसमें इनकम टैक्स में हमने काफ़ी छूट दी है। इनकम टैक्स में डिफरेंट, अगर आप एम्प्लॉई रखते हैं, डिफरेंट वर्कर्स को प्रदान करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलती है। इनकम टैक्स में 33% एक्स्ट्रा PLI में मिल रही है। तो लेकिन खाली वो 18 से 20 सेक्टर्स में ही अभी PLI है। मुझे लगता है इस PLI के दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी वो आगे देश तरक्की नहीं कर पाएगा, रोज़गार नहीं हो पाएगा और हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तो रिस्क फैक्टर है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को देखेगा। उसको कहीं ना कहीं एश्योर्ड रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती थी, आज वो सारा का सारा फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स को दे दिया है जिनकी अपनी हालत ही सही नहीं है। वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो कि प्रोजेक्ट को समझती हैं और ग्रीन जो प्रोजेक्ट्स हैं खासकर उनको समझे, बिकॉज वहाँ पे कोई आपको टेंजिबल एसेट्स नजर नहीं आ रही। आज जो हमारा मूवमेंट है, आज जो हमारा मॉडल है कि मोर्टगेज ऑफ एसेट्स होगी और उसके बाद हम फाइनेंस देंगे, वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बिना नहीं चल पाएगा। तो नई इंडस्ट्री जब ही आएगी, नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं लेबर पे हायर एंड फायर या 2 या 3 साल के लिए कहीं ना कहीं आपको विराम देना पड़ेगा। आज मैं 100 आदमी की मुझे ज़रूरत है लेकिन मैं 50 से ही काम चला रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैंने 50 आदमी और एक्स्ट्रा रख लिए तो शायद मैं 6 महीने बाद जब ज़रूरत नहीं होगी उनको शायद रिट्रेंचमेंट ना कर पाऊँ। तो मुझे कहीं ना कहीं इनिशियल 3 साल के लिए जो हमारे एक्चुअल में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि सारे के सारे फैक्टर, आप पहले बात करते हैं लैंड की, टोटल अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लैंड में हम कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड, लेबर, ऑल 36 जो फैक्ट्री एक्ट के जो अंदर डिफरेंट प्रावधान है वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, हम उस लेबर एक्ट में कुछ नहीं कर सकते। थर्ड इससे इम्पोर्टेंट है पावर, पहले जैसे लेबर होती थी आज वो पावर है, पावर सारा का सारा स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। इलेक्ट्रिसिटी सारा उन्हीं के ही अपना जो पावर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बांट रही है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वही बाई कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देन है कैपिटल, कैपिटल में 50-50 है, आज स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं और हमारी सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डीके हो गई हैं।
मुझे लगता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना पड़ेगा। जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हर पॉइंट को हमें इंडिविजुअली टैकल करना पड़ेगा। इसीलिए वो डीरेगुलेशन जो इकोनॉमिक सर्वे में इतना इस्तेमाल किया गया, वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है डीरेगुलेशन, बट मुझे एक रोड मैप चाहिए। मेयर लिखने से डीरेगुलेशन डजंट मीन एनीथिंग। तो उसकी उम्मीद कर रहे हैं ना सर कि क्या इस बार इस बजट में वो रोड मैप सामने निकल कर आएगा, वो डीरेगुलेशन शब्द जिसका इस्तेमाल हुआ है उसके जरिए कोई ऐसा रोड मैप बनेगा कि जो सरकार उम्मीद कर रही है अपनी भूमिका कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए बार बार निभाती हुई और उस भूमिका में और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो उम्मीद करती है कि वो भी दिल खोलकर खर्च करे, वो आगे हाथ नहीं बढ़ाता और उसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था का चक्का जिसमें कहा जा रहा है कि साहब वो घूम नहीं पा रहा है, वो कहीं अटका हुआ है या उसकी गति धीमी है, उसको किस रूप में बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, उद्योगपतियों की जब बात होती है तो फिर गोपाल केडिया साहब को आना पड़ेगा, और गोपाल केडिया साहब जब आते हैं तो बात टैक्स की होती है। सर, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है ना, उसको तो बड़े ग्रजेस हैं कि साहब कॉर्पोरेट टैक्स देख लो आप कहां तक है, 27.5% के आसपास मैक्सिमम जाता है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर वो 30% से ऊपर सर उसको लेकर चले गए हैं। ये कैसे चलेगा ऐसे काम? देखिए, बिजनेस जो करते हैं, मिडिल क्लास जो बिजनेस करता है वो मेनली पार्टनरशिप और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना करके काम करता है, और पिछले कई वर्षों से इनकी टैक्स रेट 30% है। बाकी कंपनीज की टैक्स रेट को टच किया गया, 30% से कम करके 25% किया गया, 22.5% किया गया, 15% किया गया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की टैक्स रेट अभी भी 30% है। तो इसको टच करने की ज़रूरत है, और मेरे को लगता है कि ये कई वर्षों से डिमांड आ रही है। तो इस बजट में हो सकता है इस टैक्स रेट को कम करके 25% किया जाए। फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो 15% टैक्स रेट की गई थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए हमने कोरोना के समय में सीतारमन जी ने 15% मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स रेट की थी, वो लगता है कि और सेक्टर्स में भी 15% करने की ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इनवाइट करने के लिए। इससे बूस्ट मिलेगा बिजनेस सेक्टर को, और एफडीआई को हम इंडिया में ला सकेंगे। सर, जो सरकार एक न्यू टैक्स रेजिम लेकर आई और जिसको लेकर सरकार ये चाह रही है कि साहब यही डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बने, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बार इस बजट में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव सरकार की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, जो दो टैक्स रेजिम अभी चल रही है, इसमें जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम को मेरे को लगता है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। और क्यों बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, इस बजट में नहीं आता है, तो आने वाले कुछ समय में ये डायरेक्ट टैक्स कोड अभी बन रहा है, उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें ओल्ड स्कीम मोर और लेस नहीं है उसमें, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए हो सकता है इसी बजट में उसको बंद कर दिया जाए। और न्यू आप ये कह रहे हैं कि इसी बजट में जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उस पर फुल स्टॉप लग सकती है? लग सकती है। इनफैक्ट मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी कि जब न्यू टैक्स रिजीम की बात हुई तो ऐसा देखा गया कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ कोई आकर्षण ज्यादा था नहीं। और आकर्षण क्यों नहीं था? क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिल रही है, उसमें टैक्स का दर जरूर कम है, लेकिन जैसे रिलीफ मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, जो रिलीफ मिल रही है, मान लीजिए एचआरए की रिलीफ मिल रही है, आपने लोन लिया है उसकी रिलीफ मिल रही है, इंश्योरेंस पर रिलीफ मिल रही है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो कोई रिलीफ है नहीं। दर है, कम दर है टैक्स का, लेकिन रिलीफ नहीं मिलती है। इसकी वजह से क्या लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं उस तरफ? इस बारे में, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ बात सुनने में आया पिछले कुछ दिनों में कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। एक सेकंड, ओल्ड टैक्स रिजीम अगर खत्म होगी केडिया साहब, तो फिर सेविंग का क्या होगा? आम आदमी बचत कैसे करेगा? अभी तो बदलाव आएंगे, तो क्या बदलाव लेकर आएगी सरकार? न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस हुई थी, उस साल टोटल 5 करोड़ इंडिविजुअल रिटर्न्स जो फाइल हुई थी, उसमें केवल 5 लाख न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल हुई थी। ये एकदम अट्रैक्टिव नहीं था, लुक्रेटिव नहीं था। अगले बजट में सीतारमन जी ने उसमें चेंजेस किए और टैक्स रेट को कम कर दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया, स्लैब्स को कम कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा दिया। तो ये चेंजेस करने के बाद अब मैक्सिमम जब हम कंपैरिजन करते हैं रिटर्न फाइल करते समय, चूंकि मैं सीए हूँ, रिटर्न भी फाइल करता हूँ, तो हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम जो है हर एक एंगल से लुक्रेटिव है, ज्यादा फायदा देती है। इसीलिए सारे लोग न्यू टैक्स रेजिम ही ऑप्ट कर रहे हैं। और ओल्ड टैक्स रेजिम में जैसे मैंने बताया कि जो सरचार्ज मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80 से 1.5 लाख, इसके अलावा अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है उसमें होम लोन के ब्याज पर 2 लाख की जो छूट है, वो सारी छूट अगर मिला भी ली जाए तो भी आप ये कह रहे हैं कि जो न्यू टैक्स रेजिम है वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। और मैक्सिमम लोग जो है न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जा रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम जो है लुक्रेटिव नहीं रह गई है, और ये एग्जम्पशन बेस्ड और डिडक्शन बेस्ड है, जिसमें बहुत लिटिगेशंस हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों ने पॉलिटिकल डोनेशन के ATGGA के
भीतर उसके नोटिसेज आ रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज करो। तो उन सब पंगे से बचने के लिए जो है ये ओल्ड टैक्स रेजिम को बंद कर देना बेसिकली लाजिमी है। और इसको मेरे को लगता है कि इस बजट में ही ये कर दिया जाए। बिल्कुल, जब न्यू टैक्स रेजिम आई थी तभी से ये बात कही गई थी कि मतलब एक तरीके से ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, और बस अब ये किसी भी साल की बात है कि हम बजट में ये अनाउंसमेंट सुनेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि डिफॉल्ट चॉइस टैक्स रेजिम के लिए सरकार ये चाह रही है पिछले कई बजट से कि आम आदमी न्यू टैक्स रेजिम की तरफ ही आए। अब केडिया साहब, क्योंकि सबकी दिलचस्पी इस वक्त टैक्स को लेकर ही है, मैं आपसे जानना चाहती हूं सर कि वो 30% वाला स्लैब जो है वो 15 लाख से ऊपर जैसी आपकी आमदनी गई, आप फौरन 30% वाले स्लैब में आ गए, वहां पर किसी तरीके की कोई राहत आम आदमी को मिलेगी क्या? नहीं, मेरे को लगता है रेट में कोई चेंज नहीं होएगा। ऐसे मत कहो ना सर, अभी कम से कम बजट आने तक की उम्मीद बना के रखो आप। क्योंकि अभी जुलाई में जो बजट आया था उसमें 6 लाख और 7 लाख वाली जो 10% स्लैब था उसको 5% कर दिया गया था। तो एक सेकंड दर्शकों की आसानी के लिए मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें वो जो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स के स्लैब्स हैं अगर वो दिखा सके हम कि किस तरीके से 3 से 7 लाख तक की आमदनी 5%, 7 से 10 लाख तक की आमदनी 10%, 10 से 12 लाख तक की आमदनी 15%, 12 से 15 लाख तक की आमदनी जो है वो 20% और 15 लाख से ऊपर की आमदनी सीधे 30%। आइए, तो इसमें जो 30% जो है तो मेरे को नहीं लगता कि 30% में इंडिविजुअल टैक्सेशन में लोग टच करेंगे उसको, उस रेट को छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन सर फिर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी कैसे अगर इंडिविजुअल टैक्सेशन में आप कह रहे हैं छेड़छाड़ ही नहीं होगी? टैक्स में बदलाव होगा, इतना तो मुझे जो समझ में आ रहा है टैक्स में जरूर बदलाव होगा। इनफैक्ट मैं आपको रुमाना ये कहूं, किसी ने बात नहीं करी इसको, अगर जीरो टैक्स ब्रैकेट जो है जैसे न्यू टैक्स में मुझे लगता है वो ऐसी बात हो रही है कि जीरो टैक्स ब्रैकेट में जितने लोग हैं उस टैक्स ब्रैकेट को एक्सपैंड किया जाएगा। देखिए अभी तक क्या होता है, दर्शकों की आसानी के लिए जरा सा हम बता देते हैं कि जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें अगर आपकी आमदनी 7 लाख तक ही है, 7 लाख तक ही है, मतलब 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो एक तरीके से आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी बनती है। और वो साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 है तो 7.25 लाख तक, 7.25 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो टैक्स आपका जीरो रहता है। इसी को बढ़ाने की बात की जा रही है कि अभी ये जो 7.25 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री है इसको खींचकर 10 लाख तक ले जाया जाए, और साथ ही साथ वो जो 30% वाला टैक्स ब्रैकेट लगने लगता है जैसे ही आप 15 लाख से ऊपर जाते हैं तो उसको बढ़ा लिया जाए कि कम से कम 20 लाख के ऊपर अगर आपकी आमदनी जाए तो आप 30% वाले स्लैब में आ जाए। और 20% और 30% के बीच केडिया साहब 25% भी तो होता है, थोड़ा सा रहम तो करिए। ये हमारी विश लिस्ट हो सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि सरकार इसमें कुछ छेड़छाड़ करेगी इसमें, क्योंकि और एक चीज और है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शंस जो है सरकार का बहुत अच्छा आ रहा है। 20 लाख करोड़ अभी हम 12 जनवरी तक जो है 20 लाख करोड़ पार कर चुके हैं। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन दोनों मिलाकर के, दोनों मिलाकर। और मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल टैक्स वाला हिस्सा है वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी बेहतर हुआ है, बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। पर ये शायद हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। जो मैं एनालिसिस पढ़ रही थी उन्होंने ये कहा कि जिस देश में ऐसा होता है उसमें लोग जो आम जनता है वो बहुत बुरे प्रेशर में रहती है, काफी टैक्स रहती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आ रहा है उसी को ये दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम होता जा रहा है, इंडिविजुअल टैक्स बढ़ रहा है। इसीलिए तो पूरा का पूरा कोशिश और कवायद इसी बात को लेकर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक अर्थव्यवस्था का चक्का घूम नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये कि टैक्स में अगर सरकार मिडिल क्लास को राहत नहीं देगी तो फिर मिडिल क्लास को राहत कहां से मिलेगी? महेश्वरी जी, देखिए आपका बड़ा अहम सवाल का है कि दो चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन वर्सेस रिबेट। जी, हमेशा ये मुद्दा रहा है कि जितने ज़्यादा हम रिबेट देते हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई हमेशा एट दी कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग सर्टेन रिबेट्स होता है, और जो कि पॉलिटिकल सही नहीं है। आम आदमी को नहीं लगता, अगर मान लो मैं इसको कंपलसरी कर देता हूँ कि 100% न्यू रिज्म पे ही जाएंगे, तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि शायद 1.5 लाख की 2 लाख हो जाए या XYZ हो जाए, आज भी अगर हाउसिंग इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपने 1 करोड़ का लोन ले रखा है तो उसमें करीब 10 लाख रुपए का आपको रिबेट पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाई हुई है, और सेल्फ के लिए कम से कम 2 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो जो कि न्यू रिज्म में नहीं मिल सकता। तो लेकिन केडिया साहब ने तो अभी बताया कि वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके हिसाब से तो अगर आप सारे बेनिफिट्स ले भी रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के, तो भी न्यू टैक्स रेजिम जो है वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव, ज्यादा फायदेमंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आ रही है। प्रधानमंत्री ने ये सूत्रों की तरफ से, ये सूत्रों के हवाले से खबर कि पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगी से कहा कि ये बजट आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है और युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। ये कैबिनेट में पीएम ने ये कहा है। अब ये
जो बाहर निकले हुए मंत्री हैं, कुछ लोग ने रिपोर्टर्स को बताया होगा, प्रधानमंत्री ने ये अभी कैबिनेट में कुछ मिनटों पहले बताया। की बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया ये आम आदमी का बजट है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया गरीब के लिए, किसान की आकांक्षाओं के लिए ये बजट है, युवाओं के लिए, नारी शक्ति की आकांक्षाओं के लिए ये बजट है। देखिए वही बात जिस पर अभी तक मोदी सरकार का फोकस रहा, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, GYAN मतलब गरीब देश का G गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी। तो जिस तरीके से फोकस मोदी सरकार का रहा है, तो कुल मिलाकर इस बजट में अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बात सुनकर समझ में आ रही है कि साहब कंटिन्यूटी रहने वाली है। तो ये बजट कंटिन्यूटी वाला बजट ही रहने वाला है। सिर्फ 1 मिनट का इंतजार और सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इस बीच में आपको बता दूं, हमारे साथ PB वंजानी मौजूद हैं जो आम आदमी की भाषा में बजट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।